नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज हम बात करेंगे गुलाबो सपेरा की। विश्व भर में अपनी कालबेलिया नृत्य के लिए मशहूर पद्मश्री गुलाबो सपेरा ने हमारे भारत का और सपेरा समाज का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन किया है। पर क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म होते ही उनको जमीन में गाड़ दिया गया था। उनके नृत्य की वजह से उनके परिवार को समाज से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि जब उन्हें पहली बार अमेरिका जाना था, ठीक एक दिन पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बावजूद उन्होंने अमेरिका जाके हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस तरह की बहुत सी रोचक बातें गुलाबो सपेरा की जिंदगी से जुड़ी हम आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। अभी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्स जिन्होंने ना सिर्फ सपेरा समाज का बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुलाबो सपेरा जी की, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य की रानी भी कहा जाता है। तो मैम, शुरुआत जो हुई कालबेलिया नृत्य की वो कहाँ से हुई? कालबेलिया नृत्य की जो शुरुआत हुई वो तो मेरे से हुई है, क्योंकि हमारे समाज में पहले कोई करते नहीं थे। और बस यही आदमी लोग सांपों को नचाने का काम, बीन बजाने का काम यही करते थे। तो डांस की शुरुआत मेरे से हुई है। तो जैसे कि आपने बताया था कि सांपों के साथ आप नाचती थी और वहीं से आपको एक प्रेरणा मिली, तो उसकी एक कहानी क्या है इसके पीछे, वो बताएंगे? बहुत लंबी कहानी है इसकी कि हमारे समाज में पहले लड़कियां नहीं रखते थे। और बस एक दो लड़की या एक लड़की कोई रख ले कि भाई अपना आंगन कमारा नहीं रहे और बेटी एक कहलाए घर में। तो एक दो लड़की, एक या लड़की रखते थे, बाकी लड़कियां जो होती थी उनको जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो बस मेरे साथ में भी यही हुआ कि मेरे घर में पहले 3 भाई और 3 बहनें थी, क्योंकि पापा माता के पुजारी थे। तो पापा इस रूल से खिलाफ थे। और हमारे समाज में ये रूल इसलिए था कि हम लोग जंगल में रहते हैं और हम गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं और नाथ प्रथाते हैं हम लोग। और हम लोग जंगल में रहते, तो इसी कारण कि हम गरीबाई है और कमाने का कोई साधन नहीं, मांग के पेट भरते हैं, सांपों को नचाते हैं और जंगल में रहते। तो बेटियों की जो है वो किस तरीके से रखवाली कर सकते हैं, शादी ब्याह करते तो देना भी पड़ता है। तो इस तरीके से प्रथा बना रखी थी कि बेटी ज़्यादा होती है तो गाड़ दो, और किसी के पास में अगर पैसे नहीं, कमाने का सतुना नहीं, तो वो कोई रखते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं रखते थे बेटियां। तो इस तरीके से मेरा भी घर में इसी समाज में जन्म हुआ। तो मेरे से पहले 6 बहन भाई थे, 7वां नंबर मेरा शाम की 7 बजे हुई और धनतेरस का दिन था। और समाज की औरतों ने ये कहा कि अपने समाज में बेटियों को गाड़ देते हैं और ये इसके 3 लड़कियां रखी हुई है, आज वो घर पे है नहीं, तो अपने समाज में इसको साथ ले लेते हैं और इस रूल में इसको शामिल करते हैं। जो समाज की औरतें थी वो मेरे को जो जन्माती है मिडवाइफ, वो ही मेरे को ले जाके और जंगल में गाड़ दिया। और मेरी माँ ने जब पूछा तो कहा कि बोला नहीं, वो लड़की या लड़का तेरे को क्या मतलब, बोला वो तो ख़त्म हो गया। बोले नहीं, बच्चा हुआ था वो रोआ, अभी तो रो रहा था, गया कहाँ। तो मेरी माँ जब रोने लगी तो धमका के औरतें कह के चली गई कि बोला वो तो लड़की हुई थी, हमने उसको गाड़ दिया, तुम्हारा तो पहले ही 3 लड़कियां हैं, क्या करोगे इतनी सारी लड़कियों का। तो इस गरीबाई पहले है, खाने पीने का सतुना है नहीं, भूखे बच्चे सोते हैं और आप लोग बच्चे रखते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो चली गई। लेकिन मेरी माँ नहीं मानी। माँ कहती, बोले नहीं, मैं तो मेरी बच्ची को वापस लेके आऊँगी, चाहे वो कहाँ गाड़ा क्या किया। तो मेरी मौसी से मेरी माँ ने पूछा कि मैं कहाँ गाड़ा उस बच्ची को, मुझे बता दे। मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, मैं रूल के खिलाफ नहीं जा सकती। फिर कहा मेरी माँ ने कि बोले तू रख लेना चाहे उस बच्ची को, तेरे 5 लड़के लड़कियाँ नहीं है, तू रख लेना और मेरे को बता दे। तो मेरे को शाम की 7 बजे में हुई थी और 7 बजे मुझे गाड़ा और मेरे को रात को 12 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे लेके आई निकाल के। तो 5 घंटे धरती माता के पेट में रही और 9 महीने माँ के पेट में रही। और इस तरीके से मेरी माँ का विश्वास जीता। कहा भी मेरी मौसी ने कि वो तो मर गई होगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा दिल और मेरी आत्मा कहती कि मेरी बेटी मुझे ज़िंदा मिलेगी। और उनकी विश्वास जीता। और एक मेरी माँ का जो एक माँ शक्ति होती है ना, वो मेरे को वापस धरती माता के पेट से निकाल के लेके आती। तो कितने माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। जब धरती माता के पेट से मेरी माँ ला सकती, तो क्या अपने पेट का जो बच्चा है उसको नहीं बचा सकती हैं आप। तो मैं हर माँ को यही मैसेज कहूँगी कि आप मेरी माँ की जैसे बन के देखो, फिर कितना सुकून मिलता है। हो सकता है आपके घर में भी गुलाबो हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने पुनर्जन्म लिया था। तो एक ऐसे कट्टर समाज से आप निकल कर आई हैं, तो इतनी बड़ी डांसर आप बनी, तो एक फैमिली जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो परिवार में किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? जब मैं छोटी थी, जब साल 6 महीने की हो गई, तो समाज के लोग यही कहते थे कि इसको मारना है, ये लड़की जिंदा नहीं रह सकती,
ये समाज के ऊपर एक तरीके से मतलब तमाचा हो गया कि जमीन में गड़ने के बाद इस लड़की को जिंदा कैसे रखा गया है। तो मेरे पापा कहते हैं कि मेरी बेटी स्पेशल है और ये एक धरती माता की बेटी है और एक ईश्वर की स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास में। तो मेरे पापा बहुत डरते थे कि समाज के लोग इसको मार देंगे। जैसे साल 6 महीने की मैं हुई तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे। जब सांपों को नचाने जाते थे तो पापा साथ मुझे लेके जाते, उसे टिपारी में बिठा के। माँ कहती बोले ये दूध पीती है बच्ची, ये कहाँ पिएगी, कहाँ क्या खिलाते हो, खाना तो खाती नहीं है। मेरे पापा ने कहा जो औरतें जब दूध पिलाती ना सांपों को, वो बचा हुआ दूध मैं इसके पिला देता हूँ। तो इस तरीके से बोले मेरी बेटी सांपों की बहन भाई हो गई ये तो इस तरीके से मैं सांपों के साथ ही पली बड़ी। और जब 2 साल 1.5 साल की होगी, 2-1 साल की, तो फिर वो सांपों को देखती थी रोज, उन्हीं के साथ 8-9 घंटे खेलने को मिलता, मुझे गले में पहन लेती, कभी उनके साथ बैठ जाती। तो बस वो सांपों के साथ उनको नाचते हुए देख देख की और ये डांस मैंने सीखा। वो बीन की धुन और डफली की था। मेरे ताऊ जी डफली बजाते थे और मेरे पापा बीन बजा के और सांपों को नचाते। और बस वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली और वहाँ से ये डांस निकला। जब डांस करने लगी तो समाज के लोगों ने कहा अच्छा आप तो बेटी को नचा रहे हो, इसलिए रखा है तूने जिंदा इसको कि बेटी को नचाना था और इसकी ऊपर कमाई खानी थी आपको। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं बेटी की कोई कमाई नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम लोगों से डरता हूँ कि मेरी बेटी को तुम मार दोगे, तो इसलिए मैं लेके जाता हूँ। अब ये अपना आप ही नाचने लग जाती है, बीन बजती, तो मैं क्या करूँ। बोला हाँ हाँ ये तो सांप है, धरती से निकली भी, नाचेगी क्यों नहीं। तो इस तरीके से मेरे पापा को ताना देते थे। जब मैं 2-3 साल की होगी तो पापा मुझे घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया था कि अब समाज वाले लोग समाज से बाहर करने के धमकियां दे रहे हैं। तो बोले ठीक है अब तू ध्यान रखना। तो मैं रोती थी बहुत, मेरे पापा के साथ जाना है, मुझे डांस करना है। तो मेरी माँ तंबू के पर्दा लगा के और मुझे गाना भी सिखाती थी और डांस भी 1-2 घंटे करवा लेती, तो वो फिर मेरे को सुकून मिल जाता था। तो इस तरीके से करते करते फिर मेरे को, जब मेरा जन्म का नाम है वो धनवंती है, तो मैं बीमार भी हो गई। फिर मेरे को तो नाचना है, मेरे को आज भी ये जुनून है, जब भी यही था कि मुझे तो डांस करना, चाहे कुछ भी हो मेरे को डांस करना है। तो बीमार हो गई मैं बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों के लेके गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बोले नहीं इस बच्चे को कोई सदमा पहुंचा है और ये बीमार है और ये मरने वाली है, इसकी लड़की को घर लेके जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, ये अजमेर की जन्मी बेटी, कोटड़ा की और पीर बादशाह की, अजमेर ख्वाजा शरीफ की यहाँ धरती में जन्म बच्ची 5 घंटे धरती में रहने के बाद नहीं मरी तो ये मामूली बीमारी से नहीं मर सकती डॉक्टर साहब, मेरा विश्वास कहता है। मेरे पापा मुझे पीर बाबा के वहाँ गरीब ख्वाजा शरीफ के वहाँ ले जाके लिटा दिया और वहाँ से गुलाब का फूल आया और मैं हाथ पाँव चलने लगे और मेरी धड़कनें चलने लगी। तो मौलाना साहब ने कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई, इसको ले जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं धनवंती लेके आया था साहब और ये आज मैं इस गुलाब को लेके जा रहा हूँ। तो मेरा जो नाम जो निकला है वो पीर बादशाह के यहाँ से निकला है। तो गुलाब, मेरे पापा ने कहा कि आज से मैं गुलाब लेके जाता हूँ, क्योंकि गुलाब का फूल आया था। तो धनवंती वहाँ ख़त्म हो गई और गुलाब वहाँ से लेके आए। तो बस फिर उसके बाद मेरे पापा मुझे साथ रखते थे हमेशा। फिर मैं डांस करना स्टार्ट कर दिया था। होली के दिनों में हमारे आदमी लोग जाते हैं औरतों के घाघरे कपड़े पहन के, लेडीज बन के, वो डप बजाते हैं और वो डप 1 महीना वो फागुन में नाचते थे। लेकिन मेरे को वो लेके जाते कि मैं छोटी थी और नाचती, तो औरतें भी आटा दे देती, पैसे दे देती, आदमी लोग भी पैसे देते थे और वो अच्छा लगता था उनको कि भाई बच्ची डांस कर रही है। तो उस लालच में तो मुझे लेके चले जाते 1 महीने, फिर नहीं लेके जाते, फिर धमकियाँ देते, नजर आंखें दिखाते रहते थे। और मैं हर शाम को नाचती थी हमारे घर में और डेरे के बच्चे, जैसे भी बच्चे छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लेती और डांस स्टार्ट कर देती। नहीं तो हम लोग गांव ढाणी कहीं पास में होती तो वहाँ उन लड़कियों को कह देती कि तुम जो औरतें रोटी देगी वो तुम खा लेना और मेरे को तो सिर्फ नचा के ले आओ। तो हम लोग ये से मांगने के लिए चले जाते। तो इस तरीके से जंगल में मेरी माँ भेजती मुझे बकरियां चराने या फिर कुछ बड़ीता उड़ीता लकड़ियाँ चुगने के लिए। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बस वो नाचना, मेरे को तो नाचना नाचना नाचना। तो बस ये डांस का जुनून था और इसी तरीके से मैं डांस करते करते। तो देखिए, जिस तरह के आप समाज से आई थी, वहाँ पे स्टेज पे डांस करना या फिर आपने बताया था कि आप बोलते थे तख्ते पे डांस करना एक बहुत गलत चीज़ मानी जाती थी, तो किस तरह की प्रतिक्रिया रही थी उस समय समाज की, किस तरह का व्यवहार किया गया आपके परिवार के साथ? जब जब मैंने तख्ते पे डांस किया, जब एक बार हमारा समाज पूरा इकट्ठा हो जाता है पुष्कर में। तो या तो हम होली के टाइम पे इकट्ठे होते हैं हमारा समाज, जिसमें शादी ब्याह जो भी चीज़ें वो करते, और या फिर पुष्कर मेला में सारा समाज इकट्ठा होता है कि वहाँ पंचायतियाँ भी हो जाती है, शादी ब्याह भी तय हो जाती है, सगाएँ भी हो जाती है हमारे। तो इस तरीके से सारा, और मांग भी लेते हैं। तो वहाँ औरतें छुप कर वो जाती है नाचने के लिए मेले में कि अपने काजल बिंदी के पैसे मिल जाए। आदमियों के पास तो होते नहीं पैसे, तो अपना अपना मेकअप का सामान जो भी काजल लाली ये खरीद लें, चूड़ी वूड़ी नई चूड़ियाँ पहन लेते हैं पुष्कर में।
तो इस तरीके से वो औरतें जाती थी और मुझे छुप के लेके जाती थी। एक बार मैं जब डांस कर रही टीलों पे, तो वहाँ पे हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर, वो उधर देखा उन्होंने और कहा कि बोले ये छोटी सी बच्ची सपेरा समाज की है, बीन पे नाच रही, सब सांपों को नचाने का काम है इन लोगों को, लड़की पहले बार डांस करते हुए देख रहे हैं। तो मैडम को बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने देखा और वो मेरे को रात को इनवाइट किया स्टेज के लिए कि बोला आपको वहाँ शाम को आके डांस करना है। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे, डांस किया मैंने पहले बार, और पाँव में जब उन्होंने मैडम ने जब घुंघरू दिए मुझे कि घुंघरू बांध के डांस करेगी बहुत अच्छा लगेगा तेरे को, मैंने घुंघरू बांध के डांस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस घूंघट में कर रही थी, ऑडियंस सामने बैठी थी कि लोग जब रोड पे नाचते या टीलों में नाचते थे तो लोग पैसे फेंकते, 1 पैसा 2 पैसा फेंकते थे। जब मैं वहाँ स्टेज पर कर रही थी तो वहाँ पे तालियां बज रही थी। तो मैं पहले तो ये सोची कि मेरे को भगा रहे, इनको पसंद नहीं आ रहा, पर मुझे तो भगाने तो मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे लिए तो पब्लिक है, वो भगवान है, स्टेज है, ये मंदिर है। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं इतनी मतलब टाइट धरती पे डांस कर रही हूँ कि मंच मिला है मुझे, और इतना बढ़िया कि टीलों पे नाचती हूँ, रोड पे नाचती हूँ, कांकरों में जैसे कांटों में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब नीचे उतरी तो मैडम ने कहा आपको कैसा लगा? मैंने कहा मैम मुझे ये लोग भगा रहे थे। बोले पागल, वो भगा नहीं रहे थे, ताली बजा के वो तेरा सम्मान कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं वहाँ स्टार्ट हुई। दूसरे रोज भी मैडम ने करवाया प्रोग्राम, और फिर उन्होंने हमें सुबह बुला के पैसे भी दिए। पर समाज वालों को पता चला कि ये लड़की तो 2 दिन से तख्तों पे डांस कर रही है, और बड़ी भारी पंचायती बैठ गई। मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया। पहले बार मैंने डांस किया था पुष्कर में 81 में, 1981 में, और समाज को पता चला और सुबह बड़ी पंचायती बैठ के हमारे समाज को मतलब मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया था। तो देखिए, एक तरह से मालूम चलता है आपकी बातों से कि आपका आपके पिता के साथ में शुरू से काफ़ी अच्छा अटैचमेंट रहा है। तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन था जब दूसरे दिन ही आपको अमेरिका जाना था, और ये एक बहुत ही बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो उस समय जब आपको ये मालूम चला कि आपके पिताजी नहीं रहे, तब क्या प्रतिक्रिया रही थी आपकी? जब मैं 81 से मैंने स्टार्ट किया और प्रोग्राम करती रही, और समाज के लोगों ने बहुत विरोध उठाया, और पापा हमेशा लड़ते रहे कि नहीं मेरी बेटी स्पेशल है और एक रोज़ इतना अच्छा करके कुछ दिखाएगी तो आप विश्वास रखो। लेकिन समाज के लोगों को कभी विश्वास रहा नहीं। हमेशा मैं अजमेर जाती तो अजमेर से भगा देते, जयपुर आते तो जयपुर से भगा देते, और इस तरीके से मेरे 5 साल तक मैं इस तरीके से घूमती रही। लेकिन प्रोग्राम मैं कंटिन्यू करती रही टूरिज्म डिपार्टमेंट के। और जब फिर मेरे को अमेरिका जाने का जब मौका मिला 85 में, तो जाने से एक रोज़ पहले हम लोग 2 महीने वहाँ दिल्ली रहे, कि रिहर्सल थी, हम लोगों को सब सिखाया गया था किस तरीके से जाना, किस तरीके से प्लेन में बैठना, डांस की रिहर्सल सब कुछ हो रहा था वहाँ पे। तो जाने से एक रोज़ पहले मेरे पापा गुजर गए थे, और मेरे को बताया नहीं था। और जब समाज के लोग वहाँ आए मुझे लेने के लिए, कहा कि बेटा तेरे को वापस चलना है। मैंने कहा नहीं, आप लोग तो हमेशा खिलाफ हो मेरे से, मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं कर सकती, मेरे पापा ने मुझे भेजा है। तो बोले बेटा आप वापस आ जाना, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए आपको चलना है। तो साहब ने कहा कि बोला बेटा आप जाके आ जाओ, क्योंकि साहब को पता चल गया था कि मेरे पापा नहीं रहे। तो मेरे को जब वापस लेके आए यहाँ पे, मैंने कहा मेरे कल तो हम लोग चील गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं, आज मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो आप? तो मेरे को वापस लेके आए दिल्ली से, और मैं यहाँ आके जयपुर में देखा तो मेरी माँ और मेरी बहन बहुत उदास थी। घर वाले इतने एकदम जैसे बीमार लग रहे थे। मेरे को हुआ क्या है तुम लोगों को? कि बोले बेटा तू गई ना, इसके गम में हम लोग ऐसे हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पापा से मिल के आती हूँ। अजमेर थे मेरे पापा उस टाइम पे। जैसे मैं पापा के लिए जाने लगी तो समाज की औरतें और समाज के लोग इकट्ठे होकर मुझे बिठाया और कहा कि अब जिसके पास तू जा रही है वो नहीं रहे, और बोला इसलिए तेरे को वापस लेके आए। तो मैं 4-5 घंटे बेहोश पड़ी रही, और आपको पता है कि फिर क्या हो सकता है मेरे साथ में। होश में नहीं आई थी, और रात की 2 बजे फिर मेरे खुद पापा ही आके मुझे जगाया, होश में लेके आया कि बोले बेटा उठ, तेरे को तो जाना है ना, कल तेरी चील गाड़ी है, तो उठ, कहाँ सो रही है यहाँ पे? तो एकदम मेरी आंख खुली और मैं खड़ी हुई। मैंने माँ को कहा, मैंने कहा माँ मेरे को दिल्ली जाना है। बोले नहीं बेटा 12 दिन होंगे तभी आप जा सकते हैं, क्योंकि 12 दिन के बाद पहले नहीं जा सकती अपनी बेटियाँ बाहर। तो मैंने कहा नहीं क्यों नहीं जा सकती मैं? बोले तेरे पापा नहीं रहे ना। अरे मम्मी अभी पापा मुझे जगा के गए हैं, और पापा कहा कि बोले बेटा तेरे को जाना है तो मेरे पापा की बात मानूंगी ना। ठीक है पापा नहीं रहे, लेकिन वो मेरे दिल में है। पापा मेरी आंखों से उजल है लेकिन दिल से उजल नहीं है, वो मेरे दिल में ही है, और पापा खुद मेरे साथ है। इस तरीके से मेरी माँ को समझाया। मेरी माँ को कहा, मैंने कहा मेरे पापा मेरी मदद करते थे, क्या माँ आप मदद नहीं करोगे अभी मेरी? तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, आज से मैं तेरी मदद करूँगी, तू जा।
अगर समाज का काम होता है और बेटियों के लिए कुछ अच्छा हो जाता है तो बोला आपको जाना होगा। तो फिर मैं रात की सुबह 5 बजे की बस लेके दिल्ली चली गई और दूसरे रोज़ रात की 2 बजे की हमारी वो प्लेन थी, चील गाड़ी अमेरिका के लिए। बस वहाँ चली गई मैं और वहाँ पे 2 महीने 5 दिन रह के आई। और वहाँ पे मुझे लता जी भी, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला और राजीव गांधी जी उन्होंने भी मुझे कहा कि बोला बेटा मेरे को पता चला कि आपके पापा नहीं रहे। मैंने कहा, मैं रोने लगी तो कहा कि मैं पापा की जगह तो नहीं ले सकता बेटा, लेकिन मैं तेरा भाई ज़रूर बन सकता हूँ। तो मैंने मेरी राखी वो चुटेले में से रिबन खोल कर मैंने उनके हाथ की राखी बांधी वहाँ स्टेज पे। और सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका दोनों साथ में ही थे, चारों लोग थे। और कहा कि बोले बेटा पर आपको बोले अमेरिका के लोग यहाँ पे रख रहे हैं डांस के लिए तो आप क्यों नहीं रह रहे। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे रख भी रहे थे वहाँ टीचर के लिए कि आपको डांस सिखाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब रोती थी खाना नहीं खाती थी, दिन में हमें 1 घंटा मिलता था लंच का, क्योंकि वहाँ पे 8 घंटे डांस करने थे। तो वो मैं खाना नहीं खाने जाती, जो कॉलेज के बच्चे आते थे उनको मैं डांस सिखाती, बस उन्हीं में मेरा मन बहला लेती। मैं पापा की बहुत याद आती थी मुझे। तो वहाँ की सरकार ने मुझे रखने के लिए वहाँ पे पेपर तैयार कर लिए, लेकिन फिर मैं तैयार नहीं हुई। फिर वहाँ तक बात चलेगी राजीव गांधी तक, तो बोले आप यहाँ रहने के लिए आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है बेटा, आप क्यों नहीं रह रहे। मैंने कहा नहीं साहब मैं नहीं रह रही, यहाँ बड़े बड़े कलाकार है, देखो सब रविशंकर जी सारे यहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार है, वो अगर अपने इंडिया में रह के यही कला सिखाते तो कितने रविशंकर हो जाते हैं, कितने जाकिर हुसैन हो जाते हैं, कितना अल्लाह रखा साहब हो जाते हैं। मैंने उनके प्रोग्राम देखे यहाँ पे, लेकिन मैंने सुना कि वो यहीं रहते हैं, तो मैं भी यहाँ रहूँगी तो मेरे समाज का नाम कौन करेगा। अगर इनको इतना अच्छा डांस लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा डांस है, और तो मेरे समाज की बेटियों को और समाज के लोगों को और मेरे देश के लोगों को सिखाऊंगी। और इनको इतना अच्छा लग रहा है तो मेरे को वो ठप्पा लगता है ना, वो लगा कि यहाँ बुलाएंगे तो मैं यहाँ आ जाऊँगी और मैं यहाँ डांस सिखा के चली जाऊँगी। तो उन्होंने मेरी पीठ थाप ली, कहा कि बेटा आपके जैसे इतने बोलो और 2-4 बेटे बच्ची हो जाए तो बोले देश का नाम हो जाए। मैंने कहा साहब अमेरिका वालों की थी खासियत ना, अंग्रेज तो अपने को कितना दुख देते थे, वैसे वो सारी बातें मैंने उनको बताई। और मैंने कहा मैं तो इस देश में रहने के लिए तो मैं तैयार कभी नहीं होंगी, और मैं आज तक रहने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं चली जाती हूँ 2 महीने 3 महीने में 165 कंट्री जा चुकी हूँ, लेकिन वो भी कभी 2 महीना 1 महीना और बस, इससे ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहती हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरे मेरे देश में रहना, देश में मेरे को इस कला को, और मेरा ड्रीम है कि घर घर में गुलाबो हो। तो वो आज विदेशी लड़कियां मेरे से डांस सीखती है, सब सरनेम गुलाबो लगाने लगी, सरनेम सपेरा लगाने लगी है। और अभी कोरोना में बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैं ऑनलाइन सिखा रही हूँ सबको डांस, मेरे बच्चों को मैं यहाँ डांस सिखा रही हूँ। तो मेरे को इस कला को आगे लेके जाना। आज जब मैं अमेरिका से वापस आई तो समाज के लोगों ने कहा कि बोले बेटा अब तू तो बोला बहुत बड़ा नाम हो गया, और हमारे तो बोला हमें तो पता है गिलास नहीं देते थे चाय पीने के लिए, छुआछूत करते थे, लेकिन जैसे तेरा अमेरिका में यहाँ अमेरिका से यहाँ अखबारों में जो फोटो आने लगी तो हम लोगों को चाय देते हैं, बरोबर बिठाते हैं, कहते तुम्हारा समाज की लड़की बोलो बाहर गई हुई है, बहुत बड़ा नाम कर रही। तो पहले पहले तो हमने कहा कि नहीं साहब वो तो कलंक है, कलंक हमारे समाज पे, लेकिन उन्होंने हमें समझाया बेटा कि नहीं बेटा नहीं भाई तुम्हारा कलंक नहीं है, वो तुम्हारे देश का और तुम्हारे समाज का नाम किया उस बेटी ने, तुम ऐसे क्यों छुआछूत कर रहे हो उससे, और उसको समाज से बाहर कर रखा है। तो आने के बाद फिर मेरे समाज के लोगों ने बहुत मुझे मान सम्मान दिया, मुझे अध्यक्ष बनाया समाज का, और कहा कि बोलो बेटा अब हमारी बेटियों को भी सिखाओ ये डांस। मैंने कहा आपकी बेटियां तो आप रखते ही नहीं हो, कहाँ से सिखाऊं मैं आपकी बेटियों को डांस। तो मुझे प्रॉमिस दो कि आज के बाद आप किसी बेटी को नहीं मारोगे। तो 85 के बाद हमारे किसी बेटी को नहीं मारा और किसी बेटी को ज़मीन में नहीं गाड़ा जिंदा। तो पहला जीत मेरी ये हुई कि समाज के लोग एग्री हो गए कि अब बेटियाँ हमारे घर में रहनी चाहिए और आपकी जैसी बेटी हमारे घर में होनी चाहिए। तो आज हमारे समाज की बेटियाँ 85 के बाद देख लो, एक एक घर में 8-8 10-10 बेटियां हैं, और 5-5 मतलब जो हो रही है उनका सबका वेलकम है। कोई वो ये नहीं कहते कि बेटी ज़्यादा हो गई, वो ये कहते कि हमारे घर में गुलाबो हो गई और हमारा नाम करेगी और हमें रोटी में हमारी बेटी देगी। तो आज हकीकत में ये है कि हमारी बेटियां वही रोटी दे रही है, और जब शादी हो जाती है तो ससुराल वालों को भी वही कमा के दे रही है, पियर वालों को भी वही बेटियां कमा के दे रही है। कोई 6 महीने विदेश रहती है, कोई साल भर विदेश रहती है, उनके कार्ड बन गए हैं, प्रोफेशनल कार्ड बन गए, कलाकार कार्ड बन गए उन लोगों के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज कोई ना कोई एक जने को पहल करना पड़ता है। मैंने इस लड़ाई झगड़ा करके मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और समाज परिवार ने सपोर्ट किया, तो मैं वहाँ तक पहुँची, आज मेरे समाज का नाम भी हुआ। तो देखिए आप बहुत ही छोटी उम्र में विदेश चली गई थी, तो बदलाव क्या दिखा, जैसे कि अभी अब भारत के अंदर और आप बाहर गई, क्या बदलाव देखने को मिला और क्या कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा उस समय? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
तो मेरे को मतलब पढ़ाई का तो हर जगह ये होता था कि जैसे भारत सरकार की तरफ से जा रहे हैं तो कोई ना कोई साथ जाता है, लेकिन जब मैं अकेली टूर करती हूँ और मेरे ग्रुप को लेके मैं जाती हूँ तो हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं बच्चा होता था उस टाइम पे। जैसे मेरा भाई होता था साथ में चंग बजाने के लिए, मेरे चाचा बीन बजाने के लिए होता था, और एक लड़की और रहती थी मेरे साथ में। तो हम 4-5 लोगों का ग्रुप था, लेकिन हमारे में पढ़ा लिखा कोई नहीं था। लेकिन हम जाते तो बस ये एप्लीकेशन भरना है, फॉर्म भरना है, ये करना है, तो बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी, किसी से मदद ले लेते थे, भाई ठीक है हम लोग पढ़े लिखे नहीं, आप थोड़ी हमारे एप्लीकेशन करो और इसको भर के दो हमारे ये फॉर्म को। तो इस तरीके से पढ़ाई को लेके बहुत परेशानी आती थी। और पर मैं कभी घबराई नहीं, कि कभी ये नहीं, मैं अकेली भी टूर किया है बहुत, बिल्कुल अकेले एकदम। में जब मेरे जिप्सी जीतोन के नाम से मेरा ग्रुप है फ्रांस में, तो मैं अकेली जाती हूँ यहाँ से, मैं 20 सालों से कर रही हूँ उस ग्रुप में। तो भी मुझे कोई ऐसी, मेरे को कोई फील नहीं हुआ कि मैं घबरा रही हूँ या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं, हाँ मुझे ये ज़रूर कमी महसूस होती है कि मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं अभी एग्रीमेंट पे भी साइन कर सकती थी, मैं एप्लीकेशन भी भर सकती हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए कहते तो मैं साइन नहीं करती थी। वो कहते बोले आप साइन क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं मैं साइन नहीं कर सकती, आप लोगों को भरोसा नहीं, पता नहीं मेरे को कोई शादी के पेपर पे साइन करवा दो या फिर किसी भी यहाँ परमानेंट में रह रही हूँ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आप, मैंने कहा साइन करवा लो। तो मैं तो साइन तो नहीं करूँगी, बस मैंने हाँ करा। मैं इस चीज़ की मैं बहुत पक्की हूँ, ना या हाँ, तो दो ही चीज़ मैंने सीखा लाइफ में कि हाँ कर दो। तो उस हाँ में अगर आपको जान भी देनी पड़े तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं ना कर दूँ फिर भी मुझे कोई मारने के लिए खड़ा है तो फिर वो मेरी हाँ नहीं निकलेगी, ना ही निकलेगी। ये मैं दो चीज़ों की पक्की हूँ। तो मैंने कहा मेरे को हाँ या ना, मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी तो आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो बस ये चीज़ें मैंने सीखा। अच्छा, जैसे कि आपने भारत के बच्चों को भी डांस सिखाया है, विदेश के बच्चों को भी डांस सिखाया है, तो ऐसा कुछ किस्सा आपको याद हो या फिर एक जो डिफरेंस आप बताना चाहें कि दोनों की सीखने में? दोनों के सीखने में ये है कि जैसे मान लो अपने बच्चों को यहाँ सिखाते हैं ना, तो वो अभी तो उनको, हमारे समाज की बच्चियों को अभी अभी इतना अच्छा लगने लगा कि वो सीरियसली, अभी देखा आपने कि 3 साल के बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे से लेके 7-8 साल के बच्चे तक वो सीख रहे हैं। बाहर बाहर के लोगों में ये है कि वो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ही डीप लेते हैं उस चीज़ को, और वो आत्मा से और दिल से सीखते हैं। और वो पूरा सीखते हैं जब तक उनको पूरा नहीं आ जाए और उस चीज़ के बारे में वो समझते हैं कि क्या आपकी स्टोरी थी, क्या ये डांस है और इसके बारे में और क्या बता सकती हैं आप। तो मैं पूरा उनको मेरे बारे में बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से मैं निकली हूँ, किस तरीके से मेरा समाज है, समाज का ट्रेडिशनल बताती हूँ। तो वो लोग पूरा डिटेल में जाते हैं और फिर उसको स्टेज तक लेके जाते हैं। हमारे समाज में क्या कि वो उनको अभी थोड़ा बहुत उनको डांस आता है, काली ड्रेस पहनी और वो स्टेज पे आ जाती है, तो वो डीप तक नहीं जा रही है। इसलिए फिर मैंने उनको क्लास अभी मेरे घर में मैंने स्टार्ट किया है कि मेरे को उन बच्चों को उतना प्रॉपर सिखाना है। और मेरा ड्रीम है कि मेरा एक स्कूल बने, वो पुष्कर में स्कूल बना रही हूँ मैं, उसमें उनको पढ़ाई का भी रखा है और पढ़ेंगे भी बच्चे उसमें, क्योंकि पढ़ाई की बहुत कमजोरी है। पढ़ेंगे भी, और हमारे जो ट्रेडिशनल है कांच का सीधा मोतियों का काम करना, गुदड़ी बनाना, ये हमारा ट्रेडिशनल है समाज का। तो वो भी मैं बताना चाहती हूँ उन बच्चों को। और अभी इन जो बच्चे सीख रहे हैं इनको भी मैं ये, जैसे कैसे कसीदा निकालते हैं, कैसे किस तरीके से कांच लगाते हैं, किस तरीके से मोती हम लोग हमारी ज्वेलरी जो बनाते हैं वो बनाते हैं, और हमारा ट्रेडिशनल क्या है, बीन कैसे बनती थी, डपली कैसे बनती थी, वो सारी चीज़ें इनको सिखाती हूँ और सिखाना है मेरे को। अच्छा, एक किस्सा था जिसमें कि आपके जो भैया हैं वो आपको अजमेर से गोदी में उठा करके जयपुर लेकर के आते हैं क्योंकि आपको कोई रामबाग से एक ऑफर आया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? ये था कि जैसे पुष्कर मेला में हमने डांस किया और मैडम को बहुत पसंद आ गया तृप्ति मैम को, और उन्होंने 1 महीने बाद में हमारा को तो समाज से बाहर कर दिया था वहाँ पे। तो मेरे पापा पुष्कर से बहुत दूर एक तरफ डेरा ले जाके लगा दिया, और इधर से मैडम ने कहा कि आप जाके और वो गुलाबी को कैसे ढूंढो, बोला मैं, जो वो गुलाब मिली थी मेरे को पुष्कर में। तो हमारे समाज के कुछ लोग थे वो रामबाग होटल में बैठते थे सांप दिखाने के लिए राजमाता के यहाँ। तो वो मैडम तृप्ति जी आई वहाँ पे, कहा कि तो वो समाज, तुम्हारे समाज की लड़की है ना गुलाबी? बोला हाँ साहब है तो हमारे समाज की। बोलो उसको लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो तो अजमेर के हैं, हम जयपुर के, वो कैसे आएगी, और हमारे तो लड़कियां नाचती नहीं है तो उनको हम जयपुर में आने नहीं देंगे। बोले तो जयपुर में नहीं आने देते तुम भी रामबाग में नहीं बैठोगे, आज के बाद कोई सांप नहीं दिखाओगे अंग्रेजों को, तुम भाग जाओ। तो उनको रामबाग होटल से बाहर निकाल दिया और वो उनका रोजगार चला गया। फिर जब राजमाता को भी पता चला कि इस तरीके से वो छोरी को नहीं भेज रहे समाज के लोग, तो उनको बाहर निकाल दिया। फिर वही समाज के लोग मेरे पापा को आगे कहा
कि भाई तेरी बेटी को भेजो, नहीं तो हमारे तो पेट पे लात लग गई। बोला वो बैठने नहीं दे रहे, हमारे को सांप नहीं दिखाने दे रहे। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मुझे समाज से बाहर कर दिया यहाँ के लोगों ने, मैं कभी बेटी को नहीं भेजूंगी वहाँ पर, भेजूंगा। और बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो मैंने सुन लिया था वो सारी चीज़ें। और मैं जब तो 7 साल की थी तो मैंने मेरे बड़े भाई को कहा, मैंने कहा भैया ऐसे कर, वो जो मैम है ना, परी मैम, वो मुझे बुला रही है। मैं कोई सपने में देखती थी छोटी थी जब, कोई गोरी मैम आ रही है, इतने लंबे लंबे बाल है और इतनी सुंदर, वो मैम मुझे मिली। तो मैं उनको भी यही कहा, मैम मैं तो आपको सपने में देखती थी, तो वो मेरी परी मैम है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया वो जो परी मैम है ना, जो मिली थी मुझे पुष्कर में, वो बुला रही है। तो पापा तो भेज नहीं रहे। तो भैया, मैंने कहा मेरे को वहाँ जाना है। भैया का बोला अपन कैसे चल सकते हैं वहाँ। मैंने कहा अपन भाग के चलते हैं यहाँ से। बोला अपने पास पैसे ही नहीं है बेटा, कैसे चलेंगे। मैं रोने लगी, दूर ले जाके भैया को जंगल में ले जाके खूब रोई मैं। भैया ने कहा कि ठीक है अभी सोने दे सबको, फिर अपन चलते हैं। फिर मेरा भाई रात की 1-1:30 बजे सब सो गए, मेरे पापा वगैरह। फिर वो कंधे पर उठाया मुझे और हम कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल पैदल जंगल 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 में आके रवा हाईवे पे आके पहुंचे। अजमेर के बाद में डबल डबल फाटक बोलते हैं उनको, उस हाईवे पे आज भी याद है मुझे। वहाँ आके हम लोग खड़े रहे बहुत देर तक, पूछते रहे कि जयपुर जाना, हमें जयपुर जाना। तो एक बस हमारे को मिल गई, वो अजमेर होते हुए जाएगी। तो हम तो उसमें बैठ गए। पैसे हमारे पास में थे नहीं, पैसे मांगे तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हमारे पास तो पैसे नहीं, मुझे परी मैम के पास जाना। तो मेरे भैया ने कहा कि भैया ये है क्या मामला, नीचे उतरो। तो मैं सीट पकड़ ली बहुत टाइट, मैंने कहा मुझे नीचे नहीं उतरना। मेरे भैया ने कहा कि इसके थोड़े दिमाग में प्रॉब्लम है, और बोला मैं तो डॉक्टर के चेक कराने लेके जा रहा हूँ। तो बस वाले ने कहा कि बोले ठीक है तुम ले जाओ। तो इस तरीके से रो मर के मैं बस में बैठ के मेरे भाई के साथ यहाँ जयपुर आ गई। अब जयपुर आने के बाद हमें एड्रेस ही पता नहीं। तो काफ़ी दिन हमारे समाज के लोग यहाँ रहते थे पीतल फैक्ट्री पे, उनके पास आके रहने लगे। तो वो सब कहने लगे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, और ये क्या मामला है, तुम आपस में क्या लगते हो। तो मेरे भाई ने कहा कि मेरी छोटी बहन है ये, और बोलो वो कोई इसकी मैम से मिलने के लिए आई है यहाँ पे। तो जो रामबाग में बैठते थे उनको पता चला कि वो लड़की जयपुर आ गई है। फिर वो लोग मेरे पास आ गए और वो कहा कि बोली भाई तेरे को ढूंढ रहे थे मेरी बहन। वो लोग के फिर मेरे को मैडम के पास लेके गए कि ये लो आपकी मैडम, ये गुलाबो। तो फिर मेरे को वहाँ मैडम के पास लेके गए और फिर मैं उनसे मिली। और फिर मैं भी यहाँ प्रोग्राम करने लगी। और समाज के लोगों के पास रहते थे, भैया रक्षा चला के 1-2 रुपया लेके आते कमा के, और फिर उससे हम लोग रोटी वोटी बना के खाते। समाज के लोगों के पास में रहे हम लोग काफ़ी 6-7 महीने। फिर उस मेरे पापा और वो भी 6 महीने बाद में फिर वो एक करके आए। मेरे उससे छोटा भाई आया, फिर उससे छोटा भाई आया, फिर पापा एक बार आए, फिर माँ और मेरी छोटी बहन वो आई। तो एक करके हम लोग जयपुर में आए, क्योंकि एक साथ तो आते थे फिर समाज के लोग एतराज़ उठाते। तो इस तरीके से हम लोग जयपुर में आके और यहाँ पीतल फैक्ट्री यहाँ पे बनी, यहाँ सुभाष नगर में रहने लगे। और फिर मैं वहाँ मैम के पास जाके और ये डांस के लिए स्टार्टिंग कर दी। राजमाता को पता चला कि मैं आ गई, उन्होंने भी मुझे पुष्कर में देखा था नाचते हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे रामबाग होटल में आ जाया किया कर और यहाँ डांस किया कर। जयपुर दरिज के नाम से सामने उन्होंने कोई एक बहुत अच्छा एक होटल खोला था उन्होंने, तो वहाँ पे मैं डांस करती थी। तो एक रोज़ मेरे को समाज के लोगों को, यहाँ वालों को पता चला कि तो लड़की डांस करने जाती है। तो यहाँ के लोगों ने पंचायती लगा के मुझे रोक लिया कि ओ भाई तेरी लड़की डांस करती है तो यहाँ से निकल, यहाँ नहीं रह सकता, जयपुर में नहीं रह सकता। मेरे पापा ने कहा कि हम तो अजमेर के हैं भाई, अजमेर में नाचते हैं। बोले सब पता चल गया तुम्हारा। तो इस तरीके से फिर मेरे को नहीं जाने दिया। फिर राजमाता की खुद की गाड़ी आए, लोग लेके आए यहाँ पे और कहा कि इस स्टोरी को बुला रहे हैं वहाँ पे, चलो। तो मेरे पापा को और मेरे को वहाँ राजमाता के यहाँ लेके गए, महारानी गायत्री देवी माता। उन्होंने मैडम ने पूछा कि भाई तू क्यों नहीं लेके आए, भेजा इस लड़की को, कि मैडम हमारे समाज के लोगों ने मना किया और हम लोग नहीं भेज सकते। राजमाता ने एक ही चीज़ समझाई कि देखो ये लड़की सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये पूरे राजस्थान की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, एक रोज़ ये पूरे वर्ल्ड की बेटी बनेगी, पूरे देश में नाम करेगी। सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पापा आप इनका सपोर्ट करोगे तो कोई दुनिया इनको रोकने वाली नहीं है। और आप खुद देखो, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया, फिर दिखवाया मेरे पापा को, देखो पुलिस बाहर खड़ी रहती है, कोई लोग अंदर नहीं आते हैं, तो आप इतने बढ़िया जगह कर रही, तो क्या आप रोड पे डांस करती वो अच्छा है या फिर यहाँ स्टेज पे कर रही वो अच्छा है। मेरे पापा ने कहा कि मैडम यहाँ जो कर रही वो अच्छा है, रोड पे तो कितने सारे लोग बुरी नज़र से भी देखते हैं और भीख मांगना होता है वहाँ पे, तो एक तरीके से तो भीख मांगने से तो अच्छा है कि हम लोग स्टेज पे करें। फिर मेरे पापा समाज से लड़ने के लिए चट्टान की जैसे खड़े हो गए, बोला अब तू बेटा बस तू सीधे चल, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं, अब मैं लड़ूंगा तेरे लिए। बस फिर मेरे पापा समाज को झेलते रहे, मैं मेरे काम करते रहे। लेकिन मेरे को एक चीज़ सिखा दी कि बोले बेटा आपको अब भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, बस आपको सीधे देखना है और सीधे चलते जाना, आजू बाजू में मत देखना, पीछे देखो दुश्मन है सब।
वो उनकी बातों में आ गए, उनकी गाड़ियों में आ गए, तो आप यहीं रह जाओगे। उनके लड़ते लड़ते आपका जो सफर है ना, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। लड़ने के लिए मैं हूँ और चलने के लिए आप हो। आप चलते रहो, मैं लड़ता रहूंगा। पीछे घूम के मत देखना, पीछे दुश्मन है। बस उस रोज के बाद मैं कभी पीछे घूम के नहीं देखती हूँ। मैं सबको यही कहती हूँ कि पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए। आजू बाजू और पीछे आपके दुश्मन खड़े हैं, सामने आपके भगवान खड़ा, उसका हाथ पकड़ो और चल पड़ो, क्योंकि सीधे ईश्वर ही लेके जा सकता है आपको। पीछे तो आपके दोस्त भी आएंगे, अरे यार बैठ, कहाँ जा रहा है, थोड़ी देर के लिए बैठ। आप तो अपने काम से लेट हो जाओगे, और वो एक दुश्मन से कम नहीं होता इंसान। तो इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि पीछे मत देखना, आगे देखना आप। तो देखिए बचपन से ही, यानी कि आपने जब जन्म लिया तब से ही आप एक स्ट्रगल कर रही हो, उसके बाद में आपने डांस के लिए स्ट्रगल किया, उसके बाद जब आपके पास पद्मश्री के लिए कॉल आया, जब आपको बुलाया गया, तो किस तरह की प्रतिक्रिया थी, कैसा लगा आपको? मैंने तो कभी अप्लाई भी नहीं किया था, और मेरे को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बस मैं तो मेरे आज भी मैं करती रहती हूँ, और पहले भी मैं तो मेरा जो ईश्वर ने जो मुझे करते हुए दिया, ये वो कर रही हूँ। तो मैं सो रही थी, सुबह 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया, और 26 जनवरी को सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि बोलो गुलाबो। मैंने कहा हाँ सर। कि बोला आपको पद्मश्री मिल रही है, पता है आपको पद्मश्री के लिए आपका नाम नॉमिनेट हो गया है और आपको पद्मश्री मिल रही है। मैं सुन हो गई थोड़ी देर के लिए। सरदार जी थे, कोई फ़ोन किया था उन्होंने, नाम अच्छा बताया था, भूल गई मैं, लेकिन सरदार जी थे। तो मैं एकदम सुन हो गई। मैंने कहा सर, मेरे को पद्मश्री? तो मेरी जुबान बंद होगी। बोला हाँ बेटा, हाँ आपको पद्मश्री मिल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसके हकदार हो। आपको तो अमेरिका जाके आने के बाद ही मिल जानी चाहिए थी 85 में। लेट मिली, लेकिन मेरे का उनका साहब लेट मिली क्या, जिसके सिर पे टेंट नहीं हो उसके सिर पे छत आ गया, और आज पद्मश्री तक मैं पहुंच गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2010 में यूनेस्को में शामिल हो गया था मेरा डांस। तो मैंने कहा ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और भारत सरकार ने मुझे ये लायक समझा, और मेरे को ये इतना बड़ा मेरे को जिम्मेदारी दी है, तो मैं इसको और एक कदम और बढ़ने का मौका दिया है। और मेरा डांस अब रजिस्टर्ड हो गया पूरा भारत सरकार की नज़रों में। तो मैं इस पर और मेहनत करूँगी, इसको और आगे लेके जाऊँगी। मेरे मेरे किसको नहीं बताया, मेरी मेरी बेटी को फिर बुलाया, राखी को जगाया। मैंने कहा राखी राखी उठ। बोले क्या है? मैंने कहा मेरे को पद्मश्री मिल रही है। तो वो एकदम खड़ी हो गई, बोले माँ ये तो बहुत खुशी की बात। वो मुझे गले लगा लिया कि बोले मेरी माँ अब गोल्ड हो गई है। तो पहले पता है आपको, मैं जब पद्मश्री लेने गई थी ना, तो मैंने काली ड्रेस में नहीं ली है। मैंने मेरी बेटी ने कहा कि मेरी माँ सोना हो गई, मैं तो सोने जैसी ड्रेस बनाऊंगी अभी। तो वो गोल्ड ड्रेस बना के ही मेरे को पद्मश्री दिलवाया मेरी बेटी ने। तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत अच्छा लगा कि वो टाइम तो इतना खुशी का था कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि एक ऐसा बिछड़ा समाज है, जो गुमुत्तु समाज है। हम लोग जो घूमते रहते हैं जगह जगह, आज यहाँ डेरा कल वहाँ डेरा। हमें पता है आपको, कुएं का पानी तक नहीं पीने देते गांव के लोग, के कालबेलिया लोग हैं, ये सपेरा लोग हैं, जोगी लोग हैं। ये जंगल में रहते हैं, जंगल की शिकार खाते हैं, जंगल में सांपों को रखते हैं, ये लोग मांग के खाते हैं, हमारे से बहुत छुआछूत करते हैं। और हम लोगों को जो गांव का खेत होता है वहाँ नहीं रहने देते, कुआं उसका पानी नहीं पीने देते। तो हम जंगल का कोई कुआं ढूंढते, वहाँ पे हमारा डेरा लगाते हैं, और वहाँ से हम लोग पानी मांग के पीते थे। ये हमारी कंडीशन रही है शुरू से। और आज ये है कि सब लोगों के बीच में बैठते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ये इतना अच्छा है कि आज हम लोग घर में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और पद्मश्री मिलने के बाद भी बहुत मान सम्मान मिला, भारत सरकार से भी और बाहर से भी। और मतलब एक अच्छे सम्मान से लोग देखते हैं, और सब यही कहते हैं कि बोले बेटा ये आपकी मेहनत है, और आपने इतनी मेहनत करके आप आगे पहुँचे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं हर 28 मार्च को सेलिब्रेट करती हूँ, और मैं मेरी तरफ से मेरे समाज की बेटियों को वही पद्मश्री बांटती हूँ। मैं सबको ही मैं अवार्ड देती हूँ और सम्मान करती हूँ, और उनको ये चीज़ याद दिलाती हूँ कि मेरे ये 40 सालों का सफ़र मैंने किस तरीके से कठिनाइयों से, जन्मते ही मुझे ज़मीन में गाड़ दिया, और वो मैं सारी कठिनाई लड़ते 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 पद्मश्री तक और भारत सरकार की नज़रों में मैं आई, और उन्होंने मुझे तराशा और मेरे को पद्मश्री दी। तो आपको भी इस तरीके से मेहनत करनी है, और आपको भी यहाँ तक पहुँचना है, और इस डांस को ज़िंदा रखना है, और आपके अंदर गुलाबों को ज़िंदा रखना है। तो मेरा यही उनको कहना होता है। मैं हर 28 मार्च को उनको सम्मान करती हूँ। तो पद्मश्री की तो खुशी का मतलब कोई ठिकाना नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है कि आज, जब मेरा ड्रीम था पढ़ने का और क्लासिकल डांस सीखने का, तो बस मेरी बेटी हुई, मेरे पहले शादी के बाद जब बेटी हुई, तो मैंने ये सोचा कि मैंने इसको पढ़ाऊँगी। तो मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, और जब वो 6 साल की थी, जब गणतंत्र दिवस में वो 8,000 कलाकारों में फर्स्ट आई, तो महारानी गायत्री देवी जी ने कहा कि बोले अब तो तुम्हारी बेटी को
तेरे को नहीं मिला राष्ट्रपति अवार्ड, तेरी बेटी को मिल गया, तो अब तो इस लायक बन गई है, अब इसको पढ़ाना है। मैंने कहा मैम पढ़ा तो रही हूँ मैं। बोले बेटा तेरे साथ रहेगी तो नहीं पढ़ पाएगी, इसको हॉस्टल में रख, तेरे से दूर रहना होगा। मैंने कहा मैं, मेरे एक ही बेटी है। बोले एक ही बेटी होती है सबके, तू भी तेरे पापा की एक ही बेटी है ऐसी। तो इस तरीके से मैंने वहाँ MGD स्कूल में मेरी बेटी को वहाँ पे हॉस्टल में रखा 8 साल, और वहाँ पे उसने पढ़ाई किया, और उसके बाद उसने इंग्लिश से में किया। उसके बाद में उसने क्लासिकल डांस सीखा, वहीं सीखती थी, यहाँ आने के बाद सीखा। जो जो मेरा ड्रीम था वो मेरी बेटी ने पूरा किया, और वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन भी है। अरविंद जी और नीलू मैम जो है उनके एक पार्टीशन में उन्होंने वो एक किया है उनका, पक्की हीरोगिरी राजू राठौड़ में मेन रीड किया है। और कालबेलिया डांस की तो देखो कि मेरे मतलब एक गुलाबों की परछाई है वो, और इस डांस को जिंदा वही बेटी करी है। वैसे मेरे 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, और 5 बच्चे मेरे कलाकार हैं, और बस हम लोग सब साथ में रहते हैं। और वही 5 मेरे भगवान है, जिसको मैं एक डांस को भगवान मानती हूँ। डांस के बाद जो मैं मानती हूँ वो मेरे 5 बच्चे मेरे भगवान है, और पतिदेव तो है ही। तो हम लोग 7 लोगों की हमारी फैमिली है, और अभी हमारे घर में भाऊ है, 2 पोतियाँ और 1 पोता है। जो पोती है मेरी वो 6 साल की है अभी, और वो मतलब मैं उसमें अपना आप को देखती हूँ कि गुलाबो जन्म ले लिया है वापस। और वो मतलब वही चुलबुलापना है, वही उसका डांस करने का तरीका, वही उसका चलने का, वही सारी चीज़ें मैं उसमें देख रही हूँ कि मेरा बचपना और गुलाबों ने जन्म लिया है। वो मेरी पोती बहुत अच्छा डांस कर रही है अभी, और सब लोग उसको ये खिताब दिया कि ये हमारी 3rd जनरेशन की ये गुलाबो है, ये 3री पीढ़ी की गुलाबो है, 3री पीढ़ी की गुलाबो। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में गुलाबो नहीं हो, हर घर में गुलाबो हो। घर घर में, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, एक हर घर में गुलाबो पैदा हो, और ये डांस को जिंदा रखे हमेशा के लिए, ये आगे से आगे बढ़ता जाए। तो देखिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम ऐसे हासिल किए हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो कि आप उसमें शामिल हो जाएं? जी। मैं वैसे अखिल राजस्थान महासभा की अध्यक्ष हूँ, और मैं सामाजिक काम करती हूँ। मेरे पूरे घुमतू समाज की भी मैं अध्यक्ष हूँ, पूरे भारत के जो भी जितने घुमतू समाज है उनकी भी। तो मैं समाज के लिए काम करती हूँ, और जो घुमतू समाज है उनके लिए मैं काम करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज का अभी तक कहीं ठिकाना नहीं है, और किसी चीज़ का अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि हमारे मेरी बेटी के बाद अभी बच्चे पढ़ना लिखना स्टार्ट किया है, और हमारे समाज में इतना कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा खुद का सामाजिक काम करूँ। मुझे बहुत ऑफर आया, जब मैं समाज की अध्यक्ष बनी थी तब मेरे को दोनों पार्टी की तरफ से बहुत ऑफर आए थे कि बोले गुलाबो हमारे शामिल हो जाओ, हमारे शामिल हो जाओ। मैंने कहा सब मैं शामिल होकर के मैं तो शामिल ही हूँ, मेरे लिए तो दोनों पार्टी का वेलकम है, क्योंकि हम तो हमेशा आपके पास यहीं बैठे रहेंगे, पार्टियाँ ये आती है जाती रहती है, तो उनका वेलकम है। और मैं पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी ये है कि गुलाबो एंड पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ये है कि मैं देश के लिए करती हूँ, और मैं देश के लिए इंटरनेशनल कलाकार हूँ। और मैं ये हमारी ये कलाकार कौम है जो हम सिर्फ देश का नाम करते हैं, और राजनीति के लिए तो नेता नांगड़े बहुत होते हैं हमारे, वो करते रहते हैं देश का काम। लेकिन जिस तरीके से हम लोग जो देश का नाम लहराते हैं, जिस तरीके से हम जो देश का नाम करते हैं, वो इंटरनेशनल जाके हमारा झंडा वहाँ लहराते हैं। इससे बड़ी पार्टी क्या होगी हमारे लिए? तो हम देश का नाम करते हैं। तो हमने देखा कि जिस तरह गुलाबो जी को उन्हीं के समाज से बाहर निकाल दिया गया था, पर उसी समाज ने फिर उन्हें उन्हें अध्यक्ष बना दिया। तो गुलाबो जी जो है वो जीता जागता एक हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, जिन्होंने कि पूरे भारत का जो नाम है वो रोशन किया है। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ आयुषी महर्षि, TPV न्यूज़।